बच्चों अपन चैप्टर नंबर 4 है उसका पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। अपन ने 15 क्वेश्चन डाल दिए हैं इसके। अपन ये चैप्टर नंबर जो 4 है उसको स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 3 मार्क्स का है, बहुत आसान है चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 के अंदर डेटेड मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अपने सामने क्या है, अपने सामने मैंने 15 क्वेश्चन रख दिए। अब 16 17 अपन क्वेश्चन करते जाएंगे, 30 40 क्वेश्चन कर लेंगे। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको वहीं पे वही क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको खुशी होगी और आपके 3 में से 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो देखो और आप क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश भी करें साथ में। गर्भ निरोधक साधनों के कोई 3 दुष्परिणाम। अब जो अपन ने बताया कि भाई गर्भ निरोधक साधन होते हैं, जैसे गोलियां होती हैं और दूसरी जो तकनीक होती है उससे क्या किया जाता है, आईयूडी होती है, उससे गर्भ निरोधक साधन कहते हैं। उन सब साधनों का उपयोग किया जाता है तो क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। सबसे पहला तो उदरीय पीड़ा आती है, दूसरा मितली आती है, तीसरा अनियमित आंतरिक चक्र आता है, रक्त स्राव उसमें अधिक होता है। इसके अलावा क्या होता है, स्तन कैंसर की भी समस्या आ जाती है, मोटापे की भी समस्या आ जाती है महिलाओं के अंदर। तो कई दुष्परिणाम है। तो आपको पूछा गया कि भाई गर्भ निरोधक साधन है उसके आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो क्या क्या दुष्परिणाम आएंगे। तो अपन आसानी से एक्सप्लेन कर देंगे ये दुष्परिणाम आते हैं। अगला सवाल है एमटीपी। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का पूरा नाम लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि एमटीपी का पूरा नाम लिखो। तो एमटीपी का पूरा नाम होता है सागरता का चिकित्सकीय समापन। ठीक है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एमटीपी का पूरा नाम लिखो, सागरता का चिकित्सकीय समापन। ये क्या होता है, ये तब अपनाया जाता है जब महिला को लगता है कि उसके अंदर उसको गर्भ की आवश्यकता नहीं है, या बच्चे को कोई बीमारी हो चुकी है, या मान लो कि बलात्कार वगैरह हो जाता है और फीमेल को वो बच्चा नहीं चाहिए। और ज्यादातर कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि आपको पता ही है कि आजकल हर कोई लड़का चाहता है, लड़की उसको पता चल जाती मेरी तो लड़की है तो कि गिराओ इसको और जल्दी गिराओ। तो ये एमटीपी तब की जाती है। ठीक है, तो एमटीपी का पूरा नाम पूछा तो बहुत ही आसान नाम है सागरता। सागरता मतलब होती है प्रेगनेंसी। क्या होती है, प्रेगनेंसी का सागरता का चिकित्सकीय समापन, ये इसका नाम है, आपको याद कर लेना है। फिर इसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब भारत में ये कानून कब लागू हुआ, भारत में ये कानून 1971 में लागू हुआ। अब भारत सरकार ने भी कहा कि आप चाहो, आपको लगता है कि आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करानी है तो आप करा सकते हो, कानूनी अधिकार दे दिया गया है। लेकिन आपको नीम हकीम के पास नहीं जाना है, आपको ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना है जो जानकार नहीं हो। तो वो क्या करता है कि आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है, बच्चा मरता है और साथ में वो ऐसा ऑपरेशन करता है जिसके कारण अधिक रक्तस्राव होता है और फीमेल भी मर जाती है। तो 1971 के अंदर ये कानून बनाया गया था। 12 सप्ताह तक जो गर्भ होता है उसको गिराया जा सकता है, यानी प्रथम 3 महीने तक, प्रथम 3 महीने तक का गर्भ होता है उसको आप गिरा सकते हो, यानी 12 सप्ताह तक का गर्भ होता है उसको गिराया जा सकता है। उसके बाद अगर बच्चा गिराया जाता है तो क्या होता है, बहुत खतरा महसूस होता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा एमटीपी का पूरा नाम लिखो, तो अपन ने बताया सागरता का चिकित्सकीय समापन। फिर ये भारत में कानून कब लागू हुआ, 1971 में लागू हुआ। ठीक है, भारत में बिल पेश कर दिया गया और कहा दिया गया भाई आप मेडिकल टर्मिनेशन। अब इन्होंने आगे पूछा ये कितने सप्ताह तक एमटीपी सुरक्षित मानी जाती हैं, तो 12 सप्ताह तक एमटीपी क्या मानी जाती हैं, सुरक्षित मानी जाती है। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, सागरता का चिकित्सकीय समापन किसे कहते हैं। सागरता का चिकित्सकीय समापन मतलब होता है गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर, यानी आप जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से क्या करते हो, गर्भ को समाप्त करते हो, तो उसको कहते हैं सागरता का चिकित्सकीय समापन। इसके कारण, इसके क्या कारण है, तो ये डेढ़ मार्क्स का क्वेश्चन आने लायक है, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि सागरता का चिकित्सकीय समापन किसे कहते हैं। इसके 2 कारण, तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से क्या होता है, जो गर्भ होता है उसको गिराया जाता है या समाप्त किया जाता है, उसको कहते हैं सागरता का चिकित्सकीय समापन। सबसे पहले तो अनचाहा सागरता से मुक्ति। अब मेल और फीमेल सेक्स कर रहे हैं और बच्चा ठहर जाता है, बच्चा चाहिए नहीं, 2 बच्चे पहले से हैं या 4 बच्चे पहले से हैं, 10 बच्चे पहले से हैं, कि अब नहीं चाहिए, या मान लो कोई फीमेल होती है वो शादीशुदा नहीं होती हैं और वो किसी लड़के से प्रेम करती है और बच्चा ठहर जाता है, तो उसको कहते हैं अनचाहा गर्भ। क्या कहते हैं, अनचाहा गर्भ। अनजाने में हो जाता है, बलात्कार से भी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसा संबंध बन जाता है जिसके कारण बच्चा ठहर जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है उस बच्चे को गिराने का,
ये कानूनी अधिकार है, लेकिन लड़की को पहले पता चल जाना चाहिए। दूसरा है मां अथवा भ्रूण दोनों के लिए खतरा, या ज्यादातर फीमेल होती है, आपने कई फिल्मों के अंदर देखा होगा, कहा जाता है कि भाई इस बच्चे को गिराना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये औरत मर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भ्रूण के अंदर कोई विकार भी हो जाता है, कई तरह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी होते हैं, जिसके कारण बताया जाता है ये बच्चा है वो डिसऑर्डर है, इसको गिरा दो। एक फिल्म आई थी अभी थोड़े टाइम बाद पहले ही, उसमें क्या होता है कि एक औरत होती है, वो क्या करती है, प्रेगनेंसी सॉर्गेट करती है विदेशी जोड़े की। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उसमें भ्रूण होता है, उसमें कुछ डिफेक्टिव शो किए जाते हैं, तो सॉर्गेट मदर होती है, उससे जो सॉर्गेट करवाता है वो विदेशी कपल भाग जाता है। फिर वो क्या होता है, बच्चा होता है वो बिल्कुल नॉर्मल पैदा होता है। तो ये देखी होगी आप लोगों ने। तो माँ और भ्रूण दोनों की रक्षा के लिए, माँ और भ्रूण दोनों की रक्षा के लिए क्या होता है, ये सागरता का चिकित्सीय के समापन कराना पड़ता है, मादा भ्रूण का होना। अब सबसे आज के टाइम में क्या होता है, औरत को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि तूने लड़कियां पैदा कर रही हैं, और क्या होता है, उसका पति होता है वो बार बार क्या करता है, हॉस्पिटल ले जाता है, डॉक्टर साहब कुछ हो सकता है क्या, इस बार हमारे लड़की तो नहीं है। या जो सास होती है वो बार बार ताने देती है कि लड़की तो नहीं है। तो अगर लड़की का पता चल जाता तो तुरंत क्या करते हैं, 20-25 हजार 50 हजार दे के इसको छुटकारा दिलाओ। तो ये क्या है, ये समाज में सबसे बड़ी एक त्रासदी है, इसके कारण सागरता का चिकित्सीय के समापन किया जाता है। अब अपन 4 क्वेश्चन और आप लोगों के सामने लेके आ गए हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, यौन संचित रोग किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। यानी कौन कौन से रोग है जो यौन संचरित है। यौन संचित रोग का मतलब होता है कि कौन कौन से किसे कहते हैं, या उसके उदाहरण लिखो। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मैथुन करता है या संभोग करता है, यानी यौन क्रिया से जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, यानी संक्रामक रोग है। कैसे रोग है, संक्रामक रोग है। कोई भी संक्रामक रोग जो मैथुन द्वारा, किसके द्वारा, कोई भी संक्रामक रोग जो मैथुन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे यौन संचरित रोग कहते हैं, यानी सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ये एक तरह से क्या है, ये एक ऐसी बीमारियां होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होती हैं, ये इसके द्वारा फैलती है, मैथुन द्वारा। किसके द्वारा फैलेगी, मैथुन द्वारा फैलेगी। फिर अगला सवाल इन्होंने पूछा है कौन कौन से है। तो सबसे पहले सुजाक है, सिफिलिस है, लैंगिक मस्से हैं, हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी आपको याद रखना है, यौन संचित रोग है, कई बार पूछा जाता है। हेपेटाइटिस ए तो पीलिया है, क्या है, पीलिया है। लेकिन हेपेटाइटिस बी है जो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, ये एक्चुअल में क्या है, ये यौन संचित रोग है। फिर एड्स है, फिर हर्पीज है, फिर क्लेमाइडियम होनाता है, ये सब क्या है, ये सब यौन संचित रोग है। अगला सवाल पूछा है, एड्स यकृतशोथ भी फैलने के 3 कारण। अब एड्स कैसे फैलता, आप हजारों कारण, मतलब आपको पता ही है बच्चों, आप लोग सब इंटेलिजेंट हो। एड्स और हेपेटाइटिस बी फैलने का सबसे पहला कारण होता है दूसरी सुई और सिरिंज का उपयोग करना। यानी दूसरी सुई और सिरिंज का उपयोग किया जाता है, शल्य क्रिया कराते हैं, उस समय ऑपरेशन होता है, उस समय दूसरी सुई और सिरिंज का उपयोग, या ड्रग्स लेते हैं उस समय दूसरी सुई या सिरिंज का उपयोग, या मेडिसिन लेते हैं उस समय क्या होता है कि दूसरी सुई और सिरिंज का उपयोग किया जाता है, तो उसके कारण ये एड्स फैलता है या हेपेटाइटिस फैलता है। दूसरा, कॉन्टिमिनेट ब्लड होता है, सादूषित रक्तदान होता है, उससे भी ये फैलता है। तीसरा, संक्रमित माता से गर्भस्थ शिशु में, यानी माता से बच्चे में भी आता है, तो ये कारण होते हैं इसके फैलने के। ठीक है, इसके अलावा और भी कारण है, जैसे असुरक्षित यौन संबंध है, उससे भी फैलता है, लेकिन इसमें अपन ने हेपेटाइटिस बी साथ में दे दिया, इसलिए वो पॉइंट अपन कम लिखेंगे। अगला सवाल है, कौन से 3 यौन संचित रोग उपचार योग्य नहीं है। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो एक बार हो जाते हैं, फिर उनको दवाई लो, जिंदा रहो। कौन से 3 यौन संचित रोग है जो उपचार योग्य नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस बी का उपचार अभी तक आया नहीं है, एड्स का उपचार अभी तक आया नहीं है कि इसको पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, इसमें दवाई लेनी है, जिंदा रहना है, एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन्स। ठीक है, इसके बाद में जाननिक परिसर पे, ये तीनों बीमारियां ऐसी होती है जिनका अभी तक उपचार योग्य नहीं है। फिर अगला सवाल है, यौन संचित रोगों के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। किसी व्यक्ति में क्या होता है, यौन संचित रोग होते हैं, वो छुपा कर बैठता है, क्या करता है, छुपा कर बैठता है, वो बताता नहीं है कि मेरे अंदर ये हुआ है। जैसे शिश्न भाग है, उसमें छोटे छोटे फुंसियां हो जाती हैं, इसके अलावा वहां पे खुजली चलती हैं, और स्त्रियां होती है उसमें भी क्या होती है, खुजली चलती है। तो जननिक क्षेत्रों में सबसे पहले खुजली,
जो उसके योनि भाग और शीशन भाग उसमें खुजली चलती है, छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं, उससे तरल स्राव आता रहता है, व्हाइट लिक्विड आता रहेगा और उसमें दर्द आए होगा और सूजन होगी, इसको तुरंत इलाज करा देना चाहिए, अपने शंका नहीं रखना चाहिए। जैसे ये बीमारी हो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब कह दो कि हमारे इस तरह से ये बीमारी हुई है। अब मुझे याद है एक लड़का था, एक बार मैंने पूछा बेटा 2-3 स्कूल क्यों नहीं है, उसने कहा सर ये प्रॉब्लम है, तो उसने क्या शर्म नहीं की और उसने मेडिसिन ली है। तो आपको भी कभी ये छोटे मोटे लक्षण प्रकट हो तो तुरंत डॉक्टर से जाके मेडिसिन ले लेनी चाहिए, जिसके कारण क्या होता है आगे जो समस्याएं आती है जैसे बद्धीकरण की है, बांझपन की समस्याएं आ जाती हैं, ये सब समस्याएं होती है, उन समस्याओं से क्या होती है मुक्ति मिल जाती है। अपन फिर 3 क्वेश्चन लेके आए आप लोगों के सामने। यौन संबंधित रोग आगे चलकर कौन कौन सी जटिलताएं उत्पन्न करते हैं। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि यौन संबंधित रोगों को छुपाना नहीं चाहिए, नहीं तो ये आगे जटिलताएं उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सी जटिलताएं उत्पन्न करते हैं, ये कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न करते हैं, जैसे श्रोणीय शोथज रोग उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है, जैसे गर्भपात हो जाता है इनसे, अगर ये पता नहीं ध्यान नहीं देंगे तो इससे धीरे धीरे बच्चा भी गिर जाता है, या मरा हुआ शिशु जन्म पैदा होता है, या अपन कहते हैं बांझपन आ जाता है, आस्थानिक सागरता आ जाती है यानी गर्भ ठहरता ही नहीं है, फिर जनन मार्ग का कैंसर हो जाता है। तो यौन रोग कभी भी छुपाने नहीं चाहिए, यौन रोग का तुरंत इलाज करवाना चाहिए, नहीं तो उससे कई जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, जैसे गर्भपात हो जाता है, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, जनन मार्ग का कैंसर हो जाता है, बांझपन आ जाता है। अब अगला सवाल है यौन संक्रमित रोगों से बचाव के 3 उपाय लिखिए। ये सवाल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आपसे पूछा जाएगा कि यौन संक्रमित रोगों के बचाव के 3 उपाय। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे सर आपने ये वीडियो बनाया है तो सारे इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये सवाल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा है 3 उपाय। तो सबसे पहले तो आपको यौन संक्रमित रोग नहीं किसी को होने से बचाना है, तो उसको क्या है, तो आप कहोगे बेटा ऐसे हैं कि बचाव उपचार है। क्या है, बचाव उपचार है। तो अपन कहते हैं सबसे पहले तो उसको क्या करना चाहिए, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। ना वर्ड लिखना आपको कि यौन संबंध स्थापित मत करो, इसी में उत्तर है यौन संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। दूसरा है कि रोग की प्रारंभिक अवस्था में इलाज कराओ। तीसरा ये मैथुन के समय कॉन्डोम का इस्तेमाल करो। चौथा है दूषित रक्त और दूषित सुई और सीरीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये कारण होते हैं, इन कारणों से क्या होता है, रोग होता है, वो कारण है उनको रोक दो तो बचाव हो जाएगा। कारण क्या है कि व्यक्ति यौन संबंध स्थापित करते हैं तो नहीं करें। फिर उसके बाद प्रारंभिक अवस्था में उपचार नहीं कराते, प्रारंभिक अवस्था में उपचार करवाएं। कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं करते तो करने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद दूषित रक्त, सुई, दूषित सिरिंज, ये ड्रग्स वगैरह लेते समय कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। एक बार सुई को काम में लिया फिर तोड़कर फेंक दिया। अब पूछा है बद्धता। आज के समाज में क्या होती है, सबसे बड़ी समस्या ये बद्धता, बांझपन है। बांझपन के कई कारण होते हैं, पूछे जाते हैं क्या कारण है। सबसे पहले तो शारीरिक कारण, ज्यादातर लोगों में शारीरिक कारण होता है बांझपन का। जन्मजात कारण भी होता है, कुछ बीमारियां भी होती है, कुछ औषधियां भी होती है, कुछ मनोवैज्ञानिक होते हैं और कुछ प्रतिरक्षात्मक भी होते हैं। तो बद्धता के कई कारण होते हैं, जैसे शरीर की बनावट ऐसी होती है कि उसमें अंदर फैलोपियन नली का बंद होती है, शुक्रवाहिनी या वीर्य में शुक्राणु कम होते हैं, या उसमें क्या होता है गर्भ ठहरता नहीं है, गर्भ, तो कई कारण होते हैं जिसके कारण बद्धता उत्पन्न होती है। तो 3 कारण लिखो। तो शारीरिक कारण हो सकता है, जन्मजात कारण हो सकता है, रोगजन्य हो सकता है, औषधिक हो सकता है, या मनोवैज्ञानिक हो सकता है। अब अपन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके आए। एक्चुअली में इसमें क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चन ही है आपके 3 मार्क्स के, लेकिन अपन को इसमें शॉर्ट नोट के रूप में अपन ने इसको बना दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या है कि छोटे छोटे जो आधे मार्क्स के क्वेश्चन आने लायक है उनको पार्ट कर दिया है। जैसे सबसे पहले पूरा नाम पूछा जाता है। आपको मैं 10-12 इंग्लिश वर्ड लिखूंगा, उनके नाम बताऊंगा, उसी में से नाम मिलेगा। सबसे पहले है आईवीएफ, और ये आईवीएफ एक और है, एक आईवीएफ है, इसको कहते हैं पात्र निषेचन। पात्र निषेचन मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपको बताना है शरीर के बाहर शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन कराते हैं, इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसे परक नली शिशु बनाना होता है तो परक नली के अंदर क्या करते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक है, इनका संलयन करा देते हैं। परक नली है, इसमें स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु ले लिए और उसके पश्चात उनका निषेचन करवा दिया।
तो उसको कहते हैं पात्रे निषेचन। पात्रे मतलब होता है परक नली, पात्र मतलब होता है परक नली। परक नली के अंदर क्या करवाया जाता है, निषेचन करवाया जाता है। शरीर के बाहर निषेचन करवाएंगे। कहाँ करवाएंगे, शरीर के बाहर। शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन कराते हैं, इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर इन विवो फर्टिलाइजेशन पूछ लिया, इन विवो मतलब होता है जीवे निषेचन, इसको कहते हैं जीवे निषेचन। जीवे निषेचन में फर्क है बच्चों। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो कब कराते हैं, जब फीमेल के अंदर मान लो अंडे नहीं है, या जो मेल है उसके अंदर स्पर्म नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, मेल और फीमेल के स्पर्म और अंडे लेते हैं। और इसी तरह से क्या होता है कि उसमें अंडवाहिनी अवरुद्ध है या गर्भाशय गर्भ धारण तैयार नहीं है, तब अपन परक नली में निषेचन कराते हैं। लेकिन इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन कराया जाता है, यानी युग्मक होते हैं उनको शरीर के अंदर निषेचन करवाया जाता है, तब उसको इन विवो कह देते हैं, यानी जीवे निषेचन कह देते हैं। दोनों में फर्क है। अगर आप परक नली के अंदर निषेचन कराते हो बाहर, तो उसको कहते हैं पात्र निषेचन, और शरीर के भीतर युग्मकों का निषेचन करवाते हो तो उसको कहते हैं इन विवो। विवो और विट्रो, विवो और विट्रो शब्द में फर्क है। विट्रो मतलब होता है पात्र और विवो का मतलब होता है जीवे। ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतरण। अब क्या होता है, जब परक नली के अंदर आप निषेचन कराते हो तो सबसे पहले क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ये दो युग्मनज बना है। इस युग्मनज से क्या होता है, विदलन द्वारा 2 कोरखंड बनते हैं, फिर 3 कोरखंड बनते हैं, फिर उसके बाद 4 कोरखंड बनते हैं, फिर 8 कोरखंड बनते हैं, फिर 16 कोरखंड बनते हैं, फिर 32 कोरखंड बनते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जो द्विगुणित युग्मनज है उससे बनते हैं 2 कोरखंड, फिर 4 कोरखंड, फिर उसके बाद 8 कोरखंड, फिर 16 कोरखंड, फिर 32 कोरखंड। अब ये परक नली के अंदर बन चुके हैं, तो परक नली के अंदर बनने के बाद आप 8 कोरखंड को उठाते हो और फैलोपियन नलिका में डाल देते हो। 8 कोरखंड आपने उठाए और स्त्री के फैलोपियन नलिका में डाल दिए, तो आप उसको क्या कहते हो, उसको आप कहते हो ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर का मतलब है कि आपने क्या कर दिया है, भ्रूण स्थानांतरण करवाया है, लेकिन कौन सी अवस्था में करवाया है, 8 कोरखंड अवस्था में। जेड मतलब होता है जाइगोट। अपन 8 कोरखंड वाली अवस्था उसको जाइगोट ही कह रहे हैं कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन, फैलोपियन नलिका यानी अंडवाहिनी में स्थानांतरण करना है, ना कि गर्भाशय के अंदर। अगर ये 32 कोरखंड अवस्था बन जाती है तो उसको स्थानांतरण करते हैं, तो उसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर क्या है, यूटेराइन मतलब होता है गर्भाशय, गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित किया जाता है, उसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। एक है ZIFT तकनीक और एक है IUT तकनीक। ZIFT तकनीक में क्या होता है, जो ये परक नली शिशु बनता है उसमें 16 कोरखंड 8 कोरखंड अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है, और IUT तकनीक के अंदर क्या होता है, 32 कोरखंड अवस्था में उसको स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित अवस्था जो फीमेल है उसमें स्थानांतरित एक तो फैलोपियन नलिका में करना है, एक यूटेराइन नलिका में करना है। ठीक है। अगला सवाल है ET का मतलब क्या है, 32 कोरखंड वाले भ्रूण का गर्भाशय में स्थानांतरण करना। अगला सवाल आ गया टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम एक क्या है, वरदान है। इसमें परक नली के अंदर बच्चा पैदा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। परक नली में सिर्फ निषेचन होगा। परक नली में सिर्फ क्या होगा, निषेचन होगा। एक पात्र लेंगे जिसको अपन कहेंगे परक नली। परक नली में केवल निषेचन होगा। जो युग्मनज बनेगा या जो ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला किसको कहते हैं, 32 कोरखंड अवस्था कहते हैं, उसका स्थानांतरण कहां किया जाता है, गर्भाशय या फैलोपियन नलिका में कर देते हैं। फीमेल है, उस फीमेल के गर्भाशय या फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं, तो उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में आपको समझा दूं कि सबसे पहले आपने क्या, एक दंपत्ति है, उस दंपत्ति के शुक्राणु लिए और अंडाणु लिए। उस दंपत्ति के आपने शुक्राणु और अंडाणु ले लिए। यदि उस दंपत्ति के पास है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरी दंपत्ति के शुक्राणु या अंडाणु ले सकते हो। ठीक है। लेने के बाद में क्या करते हो, उसको परक नली के अंदर निषेचन करवाते हो। उस परक नली के अंदर कोष माध्यम होता है, शुक्राणु अंडाणु निषेचित होते हैं, फिर युग्मनज बनता है। उस युग्मनज को आप स्थानांतरित कर सकते हो, या 32 कोरखंड अवस्था है उसको स्थानांतरित कर सकते हो। तो इस तरह से ये टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम है। तो सवाल पूछा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम क्या है,
तो आपको बताना परत नली में निषेचन करवा के जो युग्मनज या ब्लास्टुला होता है उसका स्थानांतरण किस में करवाया जाता है, गर्भाशय या फैलोपियन नलिका में करवाया जाता है, तो उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम। तो एक बार ये चारों 5 है मैंने पॉइंट लिखे। IVF पात्र निषेचन मतलब शरीर से बाहर शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन। फिर ET भ्रूण स्थानांतरण 32 कोरखंड वाले भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरण। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम परत नली में निषेचन करवाकर युग्मनज या ब्लास्टुला का स्थानांतरण गर्भाशय या फैलोपियन नलिका में करना। ZIFT तकनीक जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये 8 कोरखंड अवस्था में ट्रांसफर कहां करेंगे, फैलोपियन नलिका में। IUT तकनीक इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर 32 कोरखंड अवस्था में उसको ट्रांसफर करेंगे। इन विवो फर्टिलाइजेशन मेल फीमेल नॉर्मल है लेकिन उसमें क्या बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर स्त्री के भीतरी युग्मकों का क्या करते हैं, संलयन कराते हैं, तो जीव निषेचन इसको कहते हैं। अब अपने सामने क्वेश्चन आ चुका है, निम्न पर टिप्पणी करो। तो ZIF के बाद है GIFT गिफ्ट, इसको क्या कहते हैं, गिफ्ट। परीक्षा में सवाल आता है गिफ्ट किसे कहते हैं, तो अपन गिफ्ट के बारे में सोच में पड़ जाते हैं यार किसी को दिया जाता, वैसा गिफ्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ G का मतलब है गैमेट, I का मतलब है इंट्रा, F का मतलब है फैलोपियन और T का मतलब है ट्रांसफर। यानी कोई फीमेल है अगर वो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है, किसी फीमेल के अंदर अंडाणु उत्पन्न नहीं होते हैं किसी मादा के अंदर, तो मादा के अंदर अंडाणु उत्पन्न नहीं होते हैं तो किसी दूसरी मादा के क्या करते हैं, अंडाणु उसमें डाल देते हैं। अंडाणु को कहते हैं युग्मक, क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। तो युग्मक का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण किया जाता है, इसको कहते हैं युग्मक फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करना। युग्मक कौन है, अंडाणु युग्मक है, आप जानते ही हो। कैसा युग्मक है, मादा युग्मक है। तो मादा युग्मक अंडाणु है उसको किस में स्थानांतरित किया जाता है, स्त्री के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। कहां किया जाता है, उसके फैलोपियन नलिका में, ताकि स्त्री है वो अंडे नहीं बना रही है तो कोई बात नहीं उसमें बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है ICSI। ICSI का पूरा नाम लिखो। I का मतलब होता है इनर, C का मतलब होता है सेलुलर, S का मतलब होता है स्पर्म और I का मतलब होता है इंजेक्शन। इनर, सेलुलर, फिर स्पर्म, इंजेक्शन, यानी अंतःकोशिकीय, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। एक आदमी है जिसमें अपन क्या करेंगे, शुक्राणु सीधे अंडाणु में निषेचित कर देंगे, निक्षेपित कर देंगे। अंडाणु है, इस अंडाणु के अंदर शुक्राणु सीधे डाल देंगे, इस तकनीक को कहते हैं ICSI। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा ICSI तकनीक क्या है, इसका पूरा नाम बताओ, तो आपको बताना है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, इनर सेलुलर स्पर्म इंजेक्शन। शुक्राणु सीधे अंडाणु में निक्षेपित किए जाते हैं इस तकनीक के अंदर। अगला है कृत्रिम वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक पुरुष है जिसमें वीर्यसेचन करने में वो असफल है, यानी उसका जो शिश्न है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, फीमेल के अंदर वो अपना वीर्य नहीं पहुंचा रहा है, या वीर्य में शुक्राणु कम है। दो तरीके हैं, एक आदमी के अंदर कृत्रिम वीर्यसेचन कब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वीर्यसेचन करने वाला जो अंग है वो काम नहीं कर रहा है, शिश्न, उस कंडीशन में वो उसको फीमेल है, उस फीमेल के अंदर वीर्य नहीं पहुंच रहा है, यानी मादा के अंदर। दूसरा वीर्य है उसमें शुक्राणु कम है तो बच्चा नहीं हो रहा है, तो आजकल क्या है, वीर्य लिए जाते हैं और उसको फीमेल के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं किसी पुरुष दूसरे पुरुष के वीर्य में शुक्राणु ज्यादा होते हैं उनको लेकर फीमेल के अंदर पहुंचाया जाता है। इसको कहते हैं कृत्रिम वीर्यसेचन। ये पशुओं में ज्यादा किया जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी भी है जिसमें डिफेक्टिव है, उसकी पत्नी है, उसको प्रेग्नेंट करना है तो वीर्य डाल दिया जाता है किसी दूसरे पुरुष के। अगला है IUI, ये अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन है। अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन मतलब क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये वध्यता का निवारण की ये तकनीक है। इन तकनीकों में से कोई भी तकनीक होती है वो अलग अलग केस में काम करती है कि फीमेल के अंदर क्या डिफेक्ट है, मेल के अंदर क्या डिफेक्ट है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये तकनीक काम में ली जाती है। तो इन तकनीक के पूरे नाम पक्के याद रखने, परीक्षा में सवाल आएगा किसी भी तकनीक का। जैसे सवाल आ गया ET का तकनीक का पूरा नाम बताओ, या सवाल आ गया ZIFT तकनीक का पूरा नाम लिखो, या सवाल आ गया GIFT तकनीक का पूरा नाम लिखो, या सवाल आ गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का पूरा नाम लिखो। ठीक है, तो ये पूरे नाम आ सकते हैं परीक्षा के अंदर, तो अपने को ये नाम याद रखने और तकनीक को भी याद रखना। बहुत अगला सवाल है वध्यता तकनीक की समस्या लिखो। वध्यता तकनीक में सबसे पहले ये तकनीक काफी महंगी होती है,
यानी आप देखोगे परक नली शिशु पैदा करना या बच्चा पैदा करना है तो हॉस्पिटल वाले चार्ज ज्यादा लेते हैं। फिर चिकित्सक की देखभाल चाहिए पूरी इसमें शुरू से एंड तक आप जब तक बच्चा नहीं होता है, बच्चा ठहरने से लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक उसकी देखभाल की समस्या रहती है। शुद्धता पे शक होता है किसी को, फिर धार्मिक और सामाजिक घटक भी है जो इसको क्या करते हैं, बाधा देते हैं। अब अपन अवबोध के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब अपने अवबोध के क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको थोड़ा दिमाग है उसको स्थिर करके उत्तर देना पड़ेगा। सवाल का उत्तर आप सोचोगे प्रश्न बड़ा होगा लेकिन उत्तर बहुत छोटा होगा। अब अपना अगला सवाल है, यदि किसी महिला की अंडवाहिनी अवरुद्ध है, अब इसने पूछा है कौन सा कार्य प्रभावित होगा। अब ये अगर मान लो देता कि दोनों अंडवाहिनी अवरुद्ध है, एक अंडवाहिनी और दूसरी अंडवाहिनी, दोनों अंडवाहिनी यदि अवरुद्ध है तब क्या होगा, तो तब निषेचन नहीं होगा। ठीक है, यानी अंडवाहिनी होती है उसकी फैलोपियन नलिका है, फैलोपियन नलिका यानी अंडवाहिनी है, उसके अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। इधर से अंडाणु आते हैं, इधर से ये शुक्राणु जाते हैं और यहाँ पे संगम होता है शुक्राणु और अंडाणु का। तो फैलोपियन नलिका अवरुद्ध है यानी अंडवाहिनी अवरुद्ध है, तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, तो आपको बताना निषेचन नहीं होगा। यानी जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो नहीं होगा और मांझपन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बद्धीकरण हो जाएगा, यानी वो स्त्री प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक सवाल और भी आता है जिसमें इसमें क्या करते हैं, ट्यूबेकोटोमी करते हैं। ट्यूबेकोटोमी का मतलब होता है बद्धीकरण के लिए अंडवाहिनी का ये भाग है, इसको काट कर अलग कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा कि महिला की अंडवाहिनी अवरुद्ध है तो क्या होगा, तो आपको बताना अगर दोनों अंडवाहिनी अवरुद्ध है तब निषेचन नहीं होगा और एक अंडवाहिनी अवरुद्ध है तो निषेचन हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर होगा इसका। यदि पुरुष नसबंदी कराते समय, यदि पुरुष नसबंदी करते समय चिकित्सक दाहिनी तरफ की शुक्रवाहक को बांधना भूल जाता है तो बद्धीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। पुरुष के अंदर भी क्या होती है, दो शुक्रवाहिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं, दो शुक्रवाहिकाएं होती हैं। एक शुक्रवाहिका बांधना भूल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चा हो जाएगा, क्योंकि दूसरे जो शुक्रवाहिका है, एक जोड़ी वर्षण होते हैं उनसे दो शुक्रवाहिकाएं निकलती हैं, तो बद्धीकरण नहीं होगा, निषेचन होने की संभावना बढ़ेगी, उसके वीर्य में शुक्राणु आएंगे। क्या आएंगे, वीर्य में शुक्राणु आएंगे, निषेचन हो जाएगा और बच्चा हो जाएगा। तो डॉक्टर की मेहनत भी बेकार चली गई है, बच्चा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, पुरुष साथी बद्धता की अवस्था। पुरुष है, एक महिला और पुरुष की शादी हो गई, पुरुष साथी बद्ध है, यानी पुरुष साथी बद्ध कब हो सकता है, दो ही कंडीशन है। एक तो वीर्य है उसमें शुक्राणु नहीं हो, वीर्य है उसमें शुक्राणु नहीं हो, पहली कंडीशन। दूसरा, वीर्य में शुक्राणु कम हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन, वो शुक्राणु फीमेल है उसके अंदर नहीं पहुंचा सकता, शुक्राणु को वीर्य सेचित नहीं कर सकता है, यानी महिला के अंदर क्या कर सकता है, उसको पहुंचा नहीं सकता है। तो आप क्या उपयोग करने की सलाह देंगे, कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन मतलब किसी दूसरे पुरुष का वीर्य है उसको क्या करेंगे, अपन कुछ तकनीक द्वारा महिला के अंदर पहुंचा देंगे और महिला गर्भवती हो जाएगी। इसमें महिला है वो गर्भवती कैसे होगी, कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा। जो आर्टिफिशियल वीर्य होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, सॉरी वीर्य तो आर्टिफिशियल नहीं होता है, वीर्य है उसको क्या कर दिया जाता है, महिला के गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। इसका उत्तर होगा कृत्रिम वीर्य सेचन। अपन के इस चैप्टर के पूरे सवाल हो गए हैं। अब आप क्या है कि इन सवालों को सबको 2-3 बार पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। और आगे अवबोध के 3 सवाल अपने सामने। आबद्ध दंपतियों, यानी एक ऐसी दंपति है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, या दंपति हो सकती है, या शब्द कुछ भी हो सकता है। आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यदि बद्ध दंपति लिखा हुआ आएगा इसका मतलब पुरुष और महिला दोनों होता है। यदि बद्ध महिला लिखा हुआ आता है तो उसके लिए अलग तकनीक है। यदि बद्ध पुरुष लिखा हुआ आता है तो उसको संतान सुख प्राप्त करने तो आप क्या सुझाव देंगे। तो अपने आप को डॉक्टर समझना है। क्या समझना है, डॉक्टर समझना, और उसको बताना है कि सबसे पहला शिशु है, परक नली शिशु में क्या होगा, जो स्त्री और पुरुष है उसके शुक्राणु लेके परक नली के अंदर निषेचित कर देंगे। दूसरा, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान में क्या होगा कि जो फीमेल है वो मान लो अगर गर्भवती नहीं हो सकती है तो उसमें कृत्रिम रूप से गर्भाधान किया जाता है। सॉर्गेट मदर का भी उपयोग किया जाता है। किराए की माता मिलती है, उसकी कोख है, उसके अंदर क्या होता है, किसी फीमेल का गर्भाशय खराब है तो शुक्राणु और अंडाणु है उनको निषेचित करवा के डाला जाता है।
फिर पात्र निषेचन, परक नली के अंदर निषेचन करवाकर उसको संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण द्वारा भी, यानी ये जिफ्ट है, इन तकनीक के द्वारा भी जो गिफ्ट तकनीक होती है, जो जिफ्ट तकनीक होती है। इसके अलावा इंट्रा यूटेराइन जो अपन कह रहे हैं फैलोपियन ट्रांसफर है, वो तकनीक से या इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर तकनीक है, इन तकनीक से उनको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक से भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है। अंतःकोशी के दर में शुक्राणु भेदन है, उससे भी संतान सुख प्राप्त होता है। कोई 3 लिखने हैं, मैंने 6 लिखे हैं। परक नली शिशु, इसके अलावा कृत्रिम वीर्य सेचन, जिफ्ट तकनीक, गिफ्ट तकनीक, आईयूटी तकनीक, इन तकनीक से क्या होता है, बच्चे होते हैं उनको प्राप्त हो जाएंगे। ये सवाल मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा इस चैप्टर के अंदर। ये सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है कि कोई 3 तकनीक बताओ। फिर उसके बाद पात्र निषेचन की क्या उपयोगिता है, इससे बंधिता का उपचार होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब एक सवाल थोड़ा घुमा के है, एक गर्भवती स्त्री जिसे आगे गर्भ अवस्था नहीं चाहिए, यानी एक गर्भवती स्त्री है जो बच्चा पैदा कर चुकी है, अब गर्भवती स्त्री बच्चा पैदा कर चुकी है, उसको आगे संतान नहीं चाहिए, वो किस स्थायी तकनीक को अपनाएगी और क्यों? तो अपने को पता है शल्य क्रिया एक तकनीक, ऐसी तकनीक होती है जो स्थायी तकनीक होती है, ट्यूबेकोटोमी कहते हैं, जिसमें महिला की अंड वाहिनी को काटा जाता है और काट कर चीरा लगा के नायलॉन के धागे से बांध दिया जाता है। तो इस तरह से ये क्या है, ये एक स्थायी तकनीक होती है जिससे फीमेल मेल के साथ उन्मुख रूप से सहवास करेगी और बच्चा नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी जुड़े आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें वीडियो। एक वीडियो वायरल हो जाएगा तो सारे बच्चे मेरे से जुड़ जाएंगे। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आपको ये सवाल पसंद आए होंगे। आप लोग इनको कॉपी और पेन लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू बच्चों।